हेलो गाइस, वेलकम टू वर्क नाइफ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D से। ठीक है, हम लोग आज दो टॉपिक्स को फिनिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D एज वेल एज अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स मतलब अगर हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, इनफैक्ट स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो वो कैसा रिजल्ट देता है, वो होता कैसा है। और एक और हम लोग जानेंगे कि इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है अलजेब्रा के अंदर। और हम लोग जानेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D वो क्या होता है। ठीक है, तो गाइस इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट ए से। जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, याद होगा कि हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एंड वाई एक्सिस, उसमें हमारे पास कोई वेक्टर है। ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस वेक्टर टू बी ए वेक्टर। वो ऐसा ए वेक्टर है और उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हम लोग को बहुत अच्छे से याद है कि अगर हम लोग इस वेक्टर को रिजोल्यूशन करते हैं इन 2D, है ना, 2D में हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं, तो अगर इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है, ये अपना क्या आएगा, ये अपना आएगा अपने पास, ये आएगा ए वाई, जो वाई वेक्टर की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ बन रहा है। और इस तरह से हम लोग पास एक और ये वेक्टर आएगा, जो ग्रीन वाला वेक्टर ऊपर वाला दिख रहा है, ये हो जाएगा ए एक्स वेक्टर। ठीक है, ए एक्स वेक्टर, जब हमारे पास ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या आ रही है, ए एक्स वेक्टर आता है अपना ए का कॉस थीटा, है ना, आई कैप के साथ। और ए वाई क्या था, ए वाई था हमारे पास ए का साइन थीटा जे कैप के साथ। ठीक है, सो प्रूव कैसे किए थे हम लोग, सिंपली इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखे थे कि ये थीटा एंगल है, तो ये हमारे पास ए वेक्टर है ना, ये ए एक्स है, ये ए वाई है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट इज ए वाई बाई ए। और कॉस थीटा सिमिलरली हमारे पास हो गया था ए एक्स बाई ए, जिससे हमारे पास ऑलरेडी ए वाई और ए एक्स का वैल्यू आ जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू। ठीक है, तो ये तो अपना क्लियर है। तो उसके साथ हम लोग ए वेक्टर को कॉम्बिनेशन में लिख सकते थे कि एक्स प्लस ए वाई वेक्टर, जो कि हो जाएगा अपना सिंपली ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग एक वेक्टर को 3D में उसका रिजोल्यूशन करें, जैसे हमारे पास मान लीजिएगा इस हमारे पास कोई एक वेक्टर है ना, इस जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर है, हम लोग 3D प्लेन बना लेते हैं, इससे मान सकते हैं कि ये अपना z एक्सिस है। ठीक है, x क्रॉस वाई जेड होता है, तो x ये आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा है, ये अपना x है, ये y है। और जो हम लोग का ये वेक्टर है z वेक्टर, z एक्सिस, वो अपना आउट ऑफ द प्लेन है, यानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस, आउट ऑफ द पेपर। ये अपना x एक्सिस है। और मान लीजिए 3D में एक हमारे पास एक और वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास कोई एक वेक्टर है, अगेन इसको हम लोग ए वेक्टर बोलते हैं। तो इसके भी तीन कंपोनेंट्स आएंगे, करेक्ट। एक आएगा ए एक्स, एक आएगा ए वाई और एक आएगा ए जेड। ठीक है, जहाँ पे जो आई कैप होगा ए एक्स के साथ रिप्रेजेंट करेगा, जे कैप होगा वाई एक्सिस के साथ, और यहाँ पे जो जेड वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट होता है उसको हम लोग के कैप बोलते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर फॉर जेड एक्सिस इज के कैप। तो इसी ए एक्स ए वाई और ए जेड को कैसे निकालते हैं, जो आप लोग को इसमें ज्यादा डीप जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग इसमें सिंपली ये सोचते हैं कि हमारे पास एज्यूम करना है, हमारे पास ये एंगल्स बना रहे हैं अल्फा बीटा गामा विद दिस एक्सेस। ठीक है, एक्स के साथ ये जो ए वेक्टर है ना, ये अल्फा बना रहा है, ये बना रहा है वाई के साथ बीटा, और जो ए वेक्टर है वो जेड के साथ क्या बना रहा है, वो एंगल बना रहा है गामा। ठीक है, ऑब्वियसली गाइस बीटा जो होगा ना, बीटा इस बार 90 माइनस अल्फा नहीं होगा, है ना। लास्ट वाले केस में था, लास्ट वाले ट्रायंगल केस में हम लोग सिंपली 2D केस था, तो 2D केस में हमारे पास सिंपली पुट पकड़ के आ गया था कि अगर ये थीटा है तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा ना। इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप ये ए वेक्टर टू प्लेन में है ही नहीं, एक प्लेन में है ही नहीं, एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये इनफैक्ट स्पेस में है। तो हमारे पास ये तीन एंगल्स आते हैं, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो ए जो हमारे पास ए एक्स सॉल्यूशन होके आएगा ना, ए एक्स वो नथिंग हो जाएगा ए इंटू कॉस अल्फा, कॉस ऑफ दैट एंगल। ठीक है, उस तरह से ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा, इसको होगा ए ऑफ cos बीटा ऑफ दैट एंगल। और ए जेड फाइनली हो जाएगा अगेन, जैसे कि आप लोग सोच पा रहे होंगे, ए ऑफ cos गामा। ठीक है, ये ए cos गामा हम लोग का, ये तीन इक्वेशंस आ जाता है, और यही आप लोग को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एक अलग नाम दिए हुए हैं, ऐसा कुछ भारी भरकम नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि कॉस में इसके डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है, और इसी को हम लोग बोलते हैं 3D रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यानी अगर हमारे पास फाइनली एक वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के है, तो उसको अगर हम लोग के पास एंगल स्टोन है कि वो एक्सेस के साथ क्या क्या एंगल बना रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होगा ए कॉस अल्फा आई कैप मतलब एक्स की तरफ उसका पॉइंटिंग, एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर, उस तरह से ए कॉस बीटा जे कैप, और फाइनली आएगा ए कॉस गामा के कैप। ठीक है, यही अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D स्पेस है। ठीक है, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। आप लोगों को बस ये याद रखना है कि sin cos के साथ अल्फा, उसके साथ एंगल हम लोग कोसाइन ले लेंगे,
मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का ए वेक्टर आ जाएगा सिमिलरली, ठीक है। तो जैसे एक और चीज है कि अगर हम लोग ए वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होगा, वो होगा सिंपली ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये सब सारे टर्म जो है वो है स्क्वायर रूट के अंदर, जस्ट लाइक सिंपली पाइथागोरस में हम लोग ने लास्ट वाले में देखा था कि यहाँ पे जो ए वेक्टर था ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, वो था ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी बेसिकली रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे ए एक्स प्लस ए वाई था, यहाँ पे एक और टर्म होके आ जाएगा, वो क्या है, ए जेड स्क्वायर, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था हम लोग का ऑल अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D। आप लोग बस ये स्टार वाला जो फॉर्मूला है याद रखना है कि उसको रिजोल्यूशन कैसे करते हैं 3D में। और हाँ, एक मैग्नीट्यूड का भी याद कर सकते हैं, सिंपली रूट ओवर ऑल ऑफ दिस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होल स्क्वायर। और हम लोग सेकंड में बढ़ते हैं बेसिकली गाइस अबाउट अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, जैसा कि हम लोग ने प्रॉमिस किया था, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ये है पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। बहुत आसान है, ये भी सिंपली है, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास दो वेक्टर्स है, लेट से हम लोग के पास एक वेक्टर है, हम लोग ये पहले बार है इक्वालिटी केस के लिए, ठीक है। 3 केस पढ़ेंगे, इक्वालिटी केस पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास ए वेक्टर आ रहा है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप, है ना। इसके 3 कंपोनेंट्स है, एक्स ए वाई ए जेड, अलोंग एक्स एक्सिस एज ए एक्स आई, वाई एक्सिस का ए वाई जे, और जेड एक्सिस की तरफ क्या है, ए जेड, ठीक है। और हमारे पास अगर एक और वेक्टर है बी, जिसका है लेट से अगेन कंपोनेंट हम लोग बी एक्स आई बोल सकते हैं प्लस बी वाई जे बोल सकते हैं प्लस बी जेड के बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ठीक है, यहाँ पे गाइस इधर नहीं लगेगा वेक्टर क्योंकि ऑलरेडी आई कैप पे लग चुका है, तो ये सब हम लोग कमिट करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ऑलराइट। तो अगर हमारे पास एक ऐसा केस आता है, अगर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी इक्वालिटी केस आ रहा है ना। तो इक्वालिटी केस में एकदम सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा कि कॉम्प्लेक्स करना है, सिंपली सारे ये तीनों केसेस सेटिस्फाई होने चाहिए। ए एक्स बी एक्स के बराबर होना चाहिए, ए वाई बी वाई के बराबर होना चाहिए, और ए जेड है वो बी जेड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये एंड केस है, एंड केस मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक इक्वल हो जाए तो हम लोग का पूरा वेक्टर इक्वल हो जाएगा। तीनों के तीनों विदाउट एनी एक्सेप्शन अगर बराबर हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे इक्वालिटी केस। यानी अगर इफ दैट मींस दैट, है ना, दैट मींस कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल है, तीनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट केस क्या आता है, नेक्स्ट केस आता है कि अगर हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है। नेक्स्ट केस आ रहा है हम लोग का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगेन हम लोग फिर से एक एज्यूम कर सकते हैं, लास्ट वेक्टर भी फिर से मान सकते हैं, है ना। एक बार लास्ट बार एक बार और लिख लेते हैं बस, लेट ए वेक्टर हम लोग इस बार a1 बोलते हैं, a1 a2 a3, a1 a2 a3, वो होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। जैसे बी वेक्टर हम लोग के पास क्या है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, है ना। तो हम लोग एक अलग से और चीज लिखा जा सकता है कि ए वेक्टर को हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होता है a1 a2 a3। अगर हम लोग ऐसे भी लिखेंगे ना तो वो अंडरस्टूड होगा कि पहला कंपोनेंट x का है, दूसरा कंपोनेंट y, तीसरा कंपोनेंट z, ठीक है। बी वेक्टर भी सिमिलरली लिखा जा सकता है b1 b2 b3, जो अंडरस्टूड होगा कि तीन वेक्टर का, तीन एक्सिस का बेसिकली कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम लोग को a प्लस बी वेक्टर करना होगा ना, a प्लस बी वेक्टर करना होगा ना, वो नथिंग बट सिंपली होगा a1 प्लस b1 आई कैप प्लस b2 प्लस a2 प्लस b2 j कैप एंड a3 प्लस b3 k कैप, ठीक है। सिंपल एज दैट, है ना। ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हम लोग को इंडिविजुअली ऐड करना है ना। ये ऐसा नहीं कि a1 के साथ b2 ये ऐड कर दिया या कुछ और ना, वो मतलब बेसिकली a1 को b1 के साथ ऐड या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, a2 को b2 के साथ सब्ट्रैक्ट या प्लस करना है, a3 को b3 के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। सिमिलरली a माइनस b कैप भी आप लोग लिख ही सकते हैं, अंडरस्टूड है ये बातें, है ना। a1 माइनस b1 आई कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप और फाइनली a3 माइनस b3 k कैप, ठीक है। और इस तरह से हम लोग b माइनस ए भी अगर लिखना चाहें तो आप ऑब्वियसली कोई इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बहुत आसान है। b1 माइनस a1 आई कैप प्लस b2 माइनस a2 j कैप और फाइनली b3 माइनस a3 k कैप, एज इट इज। बहुत सिंपल वेक्टर का वेक्टर कंसीडर किया जाता है कि बहुत सिंपल चैप्टर है गाइस, है ना।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक बार में नहीं 2 बार में समझेंगे, 3 बार में समझेंगे, लेकिन उसको समझ के ही जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन। और तीसरा हम लोग एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, वो है मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर, ठीक है। प्रॉपर्टी छोटे छोटे है लेकिन इसको जानना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगेन हम लोग फिर से बना लेते हैं, हम लोग इस बार कोई दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, पी वेक्टर है ना। पी वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट किया P1 P2 P3। तो अगर ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग लिख पाएंगे तो आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो आप लोग समझ जाएंगे कि भाई P1 क्या है। भाई P1 है x कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर, है ना, यानी Px जिसको हम लोग बोलते थे। एक वेक्टर का जो 3 रिजोल्यूशन करते थे किसी पे P वेक्टर को, तो उसका 3 कंपोनेंट रहा था Px Py Pz। तो P1 क्या है भाई, x कंपोनेंट ऑफ P वेक्टर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास एक मल्टीप्लिकेशन का केस आ जाता है जहाँ पे लैम्डा हम लोग का कोई स्केलर है, लैम्डा को अगर हम लोग P वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, है ना, लैम्डा को P वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका आंसर क्या, रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट सिंपली आएगा कि लैम्डा P वेक्टर विल बी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ लैम्डा P1 लैम्डा P2 एंड लैम्डा P3, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया, यानी कहने का मतलब उसके सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पे होगा, सारे कंपोनेंट्स पे होगा इंडिविजुअली मल्टीप्लाई, और वही हम लोग का बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर केस, ठीक है। अंडरस्टूड, ये भी बहुत आसान है। इस तरह से हम लोग का ये क्लास कंप्लीट होता है। हम लोग ने आज जाना बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D के रिजोल्यूशन के बारे में, जब हम लोग ने सिंपली देखा कि एक वेक्टर होगा, उसका सारे कॉस डायरेक्शन कोसाइंस के साथ उनका प्रोडक्ट और उनका एडिशन, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस के साथ आप लोग को उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, और उसके साथ फाइनली अलजेब्रा वेक्टर्स के साथ भी हम लोग ने क्लास को कंक्लूड किया 3 केसेस में। इक्वालिटी में कि अगर दो वेक्टर इक्वल है उसके यानी सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इक्वल होंगे। अगर दो वेक्टर को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो उनको इंडिविजुअली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। और फाइनली थर्ड केस में देखा कि अगर मल्टीप्लिकेशन करें स्केलर के साथ, इसका मतलब उसके सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में होना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।